हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए प्राचीन इतिहास की वीडियो बना रहा हूं। मैंने पार्ट 1 का लेक्चर डाल दिया है। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 का लेक्चर लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पार्ट टू का जो पहला टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। चलिए वैदिक सभ्यता शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस वर्ष उभरे थे? यहाँ भारतीय पटल पर भारत में आर्य कब आए थे? भारत में आर्य 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में, आक्रमण के पर्पज से वो आए थे भारत। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए थे, वह सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पर बसे थे वे? तो पंजाब में बसे थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के रूप में ज्ञात समाज का चतुष्वर्गीय विभाजन किसकी सभ्यता में उत्पन्न हुआ था? तो आर्यों की सभ्यता में उत्पन्न हुआ। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति का वर्ण निर्धारित किया जाता था, तो कैसे निर्धारित किया जाता था? तो उसकी क्षमता से निर्धारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में किसे सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया था? तो ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था क्या थी? देखिए क्या है, विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन काल का विभाजन ही आश्रम व्यवस्था थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण कौन सा था? तो ब्रह्मचर्य था। दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है, आश्रम पद्धति में मनुष्य के जीवन को 4 चरणों में विभक्त किया गया था, इनमें से तीसरा चरण कौन सा था? तो वानप्रस्थ था तीसरा चरण। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका क्या थी? तो वैश्य की भूमिका क्या थी? व्यापार एवं कृषि करना वैश्य की मुख्य भूमिका थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्यतः धर्म क्या था? तो उनका धर्म मुख्यतः क्या था? तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ कराना इनका धर्म था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना इनका मुख्य लक्षण था वैदिक धर्म का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में जाना जाता है कि जड़ें थीं, क्या थी जड़ें इनकी? ऋग्वैदिक काल में इनकी जड़ें थीं। अगला क्वेश्चन है, उस ऋग्वैदिक देवता का नाम बताइए जो ऋतु अथवा शिष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है, तो वह कौन है? वरुण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो पूर्व आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे प्रमुख देवता ऋग्वेद में। ठीक। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे मैंने ऋग्वेद पीछे पढ़ाया था, तो वेद पूरा पढ़ाया था, तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित हैं? तो किसमें वर्णित हैं? तो वेद में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग में सर्वप्रथम लोहा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो व्रीहि जो शब्द यूज किया गया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्रीहि चावल के लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर किया गया था 4 वर्गों में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक नदी वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। ठीक। रावी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी का क्या नाम है? परसड़ी है। दोस्तों और भी कुछ नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम क्या था, मैं उनको बता देता हूँ। तो देखिए, झेलम था, झेलम को हो गया, इसका प्राचीन नाम क्या था? वितिस्ता। एक और नदी है वो है
चिनाव, चिनाव का वैदिक नाम क्या था? अस्किनी था। रावी का वैदिक नाम क्या था? परुशड़ी था। सतलुज का वैदिक नाम क्या था? सतुद्री। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा था। ठीक। और गंडक का वैदिक नाम क्या था? सदानीरा। और दोस्तों ये तो वैदिक नाम हो गया, और एक नदी है यमुना, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो कालिंदी इसका प्राचीन नाम था। ठीक। आगे चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन सी प्रथा चलन में नहीं थी? तो द्विविवाह विवाह ऋग्वेद में प्रचलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो जातक वैदिक। अगला क्वेश्चन है, उच्च जाति वर्ण में दूल्हे और नीची जाति वर्ण की दुल्हन के बीच हुए विवाह को कहते थे अनुलोम विवाह। क्या? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि उच्च जाति वर्ण की अगर जात दूल्हा जो उच्च जाति वर्ण का और दुल्हन जो नीची वर्ण जाए तो उसे अनुलोम विवाह में करते थे, उस विवाह क्या कहते थे? अनुलोम विवाह। और दोस्तों अगर क्वेश्चन हो कि अगर जो दुल्हन है वो ऊंची जाति की हो और दूल्हा नीची जाति का हो, तब उस विवाह को क्या कहते थे? तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक दोस्तों, ये आपका वैदिक सभ्यता ये कंप्लीट हुआ। अब अगला हमारा चैप्टर है वो है जैन धर्म। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैन धर्म। जैन धर्म शुरू करने से पहले मैं कुछ एडिशनल जानकारी आपको बता देता हूँ कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक। और इनसे पूछा जाता है जैन धर्म से कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वे कौन थे? तो वे पारसनाथ थे। पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक दोस्तों। और जो इनके 24वें तीर्थंकर थे तो ये महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जैन धर्म का पहला है वो पाटलिपुत्र में, लेकिन आपसे कई बार पूछा जाता है बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म का राजगिरी में हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोग बौद्ध धर्म का तो याद किए रहते हैं लेकिन जैन धर्म का याद नहीं करते हैं, तो आप लोग उसको भी राजगिरी में ही मार देते हैं आंसर। ठीक, इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि जो बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था वो राजगिरी में हुआ था और जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, क्या दिया है पहला क्वेश्चन आपका? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक, मैंने बता ही दिया इसको। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव ही थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेख करता है? तो कैवल्य के रूप में यह उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? तो 468 से 546 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंध है? तो पावापुरी। ठीक, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? तो भगवान में विश्वास या जैन धर्म में के उपदेश में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्मों में क्या समान होता था जैसा इसमें समान होता था कि? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जो जैन संत गुमतेश्वर की है कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाई थी? तो चामुंड राय ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये रहा आपका जैन धर्म। अब शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको एडिशनल जानकारी देता हूं। तो देखिए बौद्ध धर्म की एडिशनल जानकारी क्या है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। और आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो
63 ईस्वी में गौतम बुद्ध का ईसापुर में जन्म हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था और यह साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक से दिखाया गया है, तो दिखाया गया आपका वो कमल एवं सांड से। और पूछा था उनका गृह त्याग किस प्रतीक से दिखाया गया है, तो घोड़ा से। और उनका जो ज्ञान है वो किससे दिखाया गया है, तो पीपल के वृक्ष से दिखाया गया है। और निर्माण, उनका जो निर्माण है वो किससे दिखाया गया? पद्म चिन्ह से। उनकी मृत्यु किस प्रतीक से दिखाई गई है, तो स्तूप से दिखाया गया। बौद्ध धर्म के 4 सम्मेलन हुए थे। उन 4 सम्मेलन को पहले देख लेते कहाँ कहाँ हुए थे। तो पहला हुआ था राजगृह में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। दूसरा सम्मेलन हुआ था वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी थे। और तीसरा सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मोगली पुत्र स्तिस के ने उसकी अध्यक्षता की थी। और लास्ट और चौथा कौन सा हुआ था? ये कुंडल वन में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र या अश्वघोष ने किया था। अब चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है? गौतम बुद्ध किस शताब्दी में पैदा हुए थे? तो छठी शताब्दी BC में पैदा हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। ठीक, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे गौतम बुद्ध के पिता और ये साक्यगढ़ के मुखिया थे। महामाया कौन थी? तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? मैंने बता ही दिया था कि इनके गृह त्याग क्या क्या प्रतीक था? घोड़ा था। ठीक, और इनका जो जन्म था वो कमल और सांड इनका प्रतीक था जन्म का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति को किस प्रतीक से दिखाया गया था? तो पीपल के वृक्ष से। ठीक, आगे देखिए दिया भी है, बोधि वृक्ष का नाम बताइए जिनके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल का वृक्ष था, उसी को बोधि वृक्ष कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? पवित्र स्थल है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी सारनाथ में दिया था। और सारनाथ का एक दूसरा नाम है ऋषिपत्तनम दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें संग्रहित है? तो सुत्त पिटक में संग्रहित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किनसे था? तो विचार एवं चरित्र की शुद्धता से था। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने साधारण लोगों की भाषा में अपना उपदेश दिया, वह भाषा क्या थी? तो भाषा थी पाली भाषा। अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया था। तो गौतम बुद्ध ने अष्टांग मार्ग प्रतिपादित किया था। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का सिद्धांत है? तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर में, यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया? तो मल्ल दल के गणतंत्र में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने क्या विहित किया था? तो अष्टगुण पथ। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य लिखा गया था, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं? तो बौद्ध साहित्य के ये उदाहरण हैं। कौन कौन से? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के ये उदाहरण हैं। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? तो एकेश्वर में विश्वास से। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक।
चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है बुद्धवाद से। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के स्मृति शेष कहाँ संरक्षित है? तो स्तूप में संरक्षित है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बुद्ध के अवशेषों पर। प्राचीन काल में बिहार का मतलब क्या था? बौद्ध मठ था बिहार का मतलब। ठीक। हीनयान या महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। बौद्ध पंथ जिसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजनीय बताया गया वह है हीनयान। जो बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है उसने भगवान बुद्ध को पूजनीय बताया है। ठीक दोस्तों। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजगीर या राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक था? तो अजातशत्रु था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के मरणोपरांत हुए बौद्ध सम्मेलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बता ही दिया आपका कि महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? इसको भी मैंने बता दिया कि पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र के क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक योगदान है? तो कला और साहित्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों किसके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किया? तो बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे इन दोनों के उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से किसके विरुद्ध थे? तो ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित स्थलों का सही क्रम है कपिलवस्तु। देखिए कौन कौन सा है? कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये चार स्थल थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था? तो नालंदा इनका मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध से। अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? तो बुद्ध काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा के चित्र भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। तो कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काट कर बनाए गए एक बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो अजंता गुफाएं जिन्हें काटकर औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक दोस्तों, काटकर एक भित्ति चित्रकारी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खंबालिदा बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस जिले में पाई जाती हैं? तो यह राजकोट में पाई जाती हैं। ये बौद्ध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रसिद्ध बौद्ध रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी, ये तीनों जो है उड़ीसा में। अब देखिए इन तीनों के लास्ट में गिरी गिरी आया है तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मिलिंदपनो है। तो मिलिंदपनो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। एक पाली ग्रंथ है मिलिंदपनो। अब दोस्तों ये रहा आपका बौद्ध धर्म। अब हम अपने शैव धर्म के बारे में देखते हैं कि शैव धर्म
क्या था? तो शैव धर्म से आपका पहला क्वेश्चन है, नयर नार संबंधित हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि नयर नार किससे संबंधित थे, तो यह शैव संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। ठीक, शैव मतलब होता है दोस्तों भगवान शिव के जो उपासक थे उन्हें शैव धर्म कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है, तो शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण से मिलता है दोस्तों, तो मत्स्य पुराण से मिलता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, तो लकुलिश थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ किस संप्रदाय की स्थापना किए थे, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। अगला धर्म है दोस्तों वैष्णव धर्म। ये वैष्णव धर्म किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम किसे माना जाता है, तो सनातन धर्म को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो शंकराचार्य ने चलाया था भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत के बीच में। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, तो यह जयदेव के द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था, चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। अगला धर्म है आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से 2 क्वेश्चन आया था, कौन कौन से हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ईद ए मिलाद, जिसे हम ईद बोलते हैं। ठीक, कौन सी इस्लामी शाखा पैगंबर के जमाई अली को मुस्लिम समुदाय के वैध नेता के रूप में मानती है, तो कौन सी मुस्लिम समुदाय है, तो शिया जो हैं वो जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, जमाई अली जो अली थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनको जो है शिया संप्रदाय के लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म दोस्तों। भारत के किस स्थान में यह माना जाता है कि ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले आए थे, तो भारत में किस स्थान पर आए थे सबसे पहले, तो केरल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, किसे जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है, तो बेथलेहम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों अगला हमारा जो साम्राज्य है वो मगध राज्य का उत्कर्ष है। ये अगला पॉइंट है, मगध राज्य का उत्कर्ष दोस्तों। अब देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों मगध राज्य में आपका अतीत का मगध राज्य लगभग किसके भौगोलिक समरूप की तरह था, तो आधुनिक बिहार के समरूप था। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी थी, तो राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी थी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, तो बिंदुसार जो है बिंबिसार बुद्ध के शासन का। दोस्तों 2 चीज़ें दोस्तों, जो बिंबिसार हैं ये मगध राज्य से, और एक आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार जो था वो मौर्य शासन काल से, मगध राज्य में बिंबिसार हैं, लेकिन जो मौर्य शासन काल में वो कौन है, बिंदुसार है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था, तो गौतम बुद्ध का जो मित्र था वो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, तो अजातशत्रु था दोस्तों। अजातशत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु, और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी, उदयन ने कर दी थी। तो इन क्वेश्चन को पढ़िए कि मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो अजातशत्रु बना था। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो उदयन ने बनाया था।
अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी? तो शिशुनाग ने स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों सिकंदर। विश्व प्रसिद्ध सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो अरस्तु था सिकंदर महान का गुरु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो सिकंदर महान था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस दर्रे से हुआ था? तो खैबर दर्रे से हुआ था आक्रमण, प्रथम विदेशी आक्रमण दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? तो 326 ईसा पूर्व में हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई, या इसी को हम वितिस्ता की लड़ाई भी बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने पोरस को 326 ईसा पूर्व में किस लड़ाई में पराजित किया था? तो एडेस्पीच की लड़ाई में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर हुआ था? तो युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर अपने आक्रमण काल में किसके साथ युद्ध किया था? तो पोरस के साथ आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की सेना ने ब्यास पार करके पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह मगध की सेना से डर गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो कौन सी थी? ये ब्यास नदी थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण का सही तिथि क्रम है? तो पहले कौन आक्रमण किए थे? तो आर्य किए थे, फिर यूनानी किए थे, फिर कुषाण किए थे, फिर हुड़ किए थे। ये भारत पर आक्रमण का सही तिथि क्रम है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य दोस्तों। तो देखते हैं अपना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा था दोस्तों? तो मेगास्थनीज को भेजा था दोस्तों। मोस्ट इसमें 3 क्वेश्चन हुए कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक दोस्तों। और ये भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भेजा था? तो किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था दोस्तों। ठीक। यह भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज को किसने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। दोस्तों आप लोग जानते होंगे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये किसे? ये कौटिल्य, यही जो चाणक्य है इनका 3 नाम था। एक तो चाणक्य है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 नाम है इनके चाणक्य के। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था, ये चाणक्य ही थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर महान ग्रंथ है? तो शासन पर महान ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? तो बृहद कथा कोश में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन का त्याग करके किस जैन साधु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे? तो भद्रबाहु के साथ चले गए थे।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया था? तो श्रवणबेलगोला में अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो मौर्य राजवंश से था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का मशहूर राजा बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक दोस्तों, बिंदुसार के 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने वाला किसने माना था? तो कौटिल्य ने माना था कि बिंदुसार 2 समुद्रों के बीच की भूमि जीतने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो मौर्य राजवंश से संबंधित थे अशोक। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक देव नाम पिया प्रियदासी किस भारतीय राजा के साथ संबंधित है? तो अशोक के साथ संबंधित है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसके दौरान बनाया गया था? तो मौर्य साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकुमार के रूप में अशोक को विद्रोह दबाने के लिए कहाँ भेजा गया था? तो तक्षशिला भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन अभिलेखों की लिपि सामान्यता थी, कैसी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित हैं वो कौन सी है? तो वह है प्रियदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो किस शिलालेख में किया गया है? भाद्रू शिलालेख में किया गया है अशोक की धम्म नीति का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जा सकता है तो स्तंभ अभिलेख पर देखा जा सकता है। और कलिंग का जो युद्ध था ये किस स्तंभ में था? तो ये 13वें स्तंभ में इसका जिक्र है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? तो संघमित्रा को विदेशों में भेजा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्राचीन सम्राट ने कलिंग युद्ध को लड़ा और जीत हासिल की? तो अशोक ने जीत हासिल की थी। कलिंग का राजा कौन था? तो खारवेल था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी? तो खारवेल के शासनकाल में लड़ी गई थी। खारवेल और अशोक के बीच में लड़ी गई थी कलिंग की प्रसिद्ध युद्ध दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने एवं उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया एवं मिस्र में भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की लाट जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। मैंने बता दिया आपको। प्रसिद्ध दामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ का अभिलेख से संबंधित है तो अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची का स्तंभ किसके समय में बनाया गया था? तो अशोक के समय में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य प्रांत में विदेशी राज्यपाल ग्रीक एवं था? तो सौराष्ट्र प्रांत में था। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो कुणाल था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त था। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो मौर्य काल में चलता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
तो पड़ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर किससे संबंधित हैं? तो कुम्हरार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदारगंज में खुदाई में निकली यक्षी की मूर्ति अब पटना संग्रहालय की मूल्यवान संपत्ति जो उदाहरण है मौर्य काल का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा प्राचीन शहर है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।